ठीक है, तो सबसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्टार्ट है। सबसे पहले मशीन हम लोगों ने पढ़ी थी, मशीन हमारा काम आसान करती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरी चीज लोड, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है। लोड यानी कि जो मशीन जो काम करती है जिस चीज के ऊपर, उसको बोलते हैं लोड। एफर्ट यानी कि मशीन के ऊपर जो हम लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट। फिर उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज किसकी निकाली जाती है, पहली बात तो ये मशीन के लिए निकाली जाती है। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का तरीका क्या है कि लोड अपॉन एफर्ट। फिर उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। मैकेनिकल एडवांटेज के 3 केस होते हैं, ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1 और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर के लिए, लेसर देन 1 स्पीड मल्टीप्लायर के लिए या फिर गेन इन स्पीड के लिए, इक्वल टू 1 चेंज इन डायरेक्शन के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी वेलोसिटी रेशियो के लिए। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, एक तो मशीन के लिए निकालते हैं प्लस वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, इसकी दूसरी भी डेफिनेशन होती है कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, यानी कि एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड का डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे निकाला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करके निकाला था। बहुत ध्यान से सुनो नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकाला था। हम लोगों ने एफर्ट की वेलोसिटी के लिए क्या रखा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम। लोड के लिए क्या रखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम टाइम कैंसिल कर दिया था। तो हमारे पास क्या आ गया था, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आ गया था। वेलोसिटी रेशियो के भी 3 केस होते हैं। पहला केस ग्रेटर देन 1, दूसरा केस लेसर देन 1 और तीसरा केस क्या है, इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 काहे के लिए इस्तेमाल होती है, कौन बताएगा। वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो लेसर देन 1 और वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 काहे के लिए होता है, चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी रेशियो लेसर देन 1 काहे के लिए होता है, बोलो। लेसर देन 1 होता है गेन इन स्पीड, बिल्कुल सही, गेन इन स्पीड। और ग्रेटर देन 1 काहे के लिए होता है, ग्रेटर देन 1 होता है फोर्स मल्टीप्लायर के लिए, फोर्स मल्टीप्लाई के लिए। फिर हम लोगों ने बात करी थी वर्क इनपुट की, बात करी थी। वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क डन बाय एफर्ट को क्या बोलते हैं, वर्क इनपुट। फिर हम लोगों ने बात करी थी वर्क आउटपुट की, बात करी थी वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड, उसको बोलते हैं वर्क आउटपुट। फिर हम लोगों ने एफिशिएंसी की बात करी थी। एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से, डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है ईटा का, ईटा का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी किसी भी मशीन की कम क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके मूविंग पार्ट जो होते हैं, जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, मशीन के अंदर क्या चीजें मौजूद होती हैं, पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स। उन मैकेनिकल पार्ट्स का कुछ वेट भी होता है, वजन भी होता है। उस वजन की वजह से उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी क्या चीज होती है कि जब पार्ट्स चलते रहते हैं तो उनके पार्ट्स के बीच में कार्बन आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन, नहीं नहीं, फ्रिक्शन का मतलब क्या है, नहीं,
फ्रिक्शन का मतलब होता है रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स मतलब उसकी फोल्डिंग करना। रेजिस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उल्टा करना। नहीं, रेजिस्टिंग का मतलब होता है किसी भी फोर्स को अपोज करना। किसी भी फोर्स को अपोज करना, उसके उल्टा फोर्स लगना। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो। हमने गेंद को स्लाइड कराई, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो गेंद जा करके रुक जाती है। वो रुकती क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से। किसके फ्रिक्शन? बिटवीन द गेंद एंड द ग्राउंड, बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है, जो कि उसके मूवमेंट को क्या करता है? ऑपोज करता है, और उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन आ जाता है, किसके अंदर आ जाता है? मूविंग पार्ट्स। भैया मूविंग पार्ट चल रहे हैं, तो मूविंग पार्ट को रोकने वाली चीज क्या है? फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन की वजह से मशीन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, हमने एक चीज और ये भी बताई थी कि जब कभी भी मशीन बनती है, जब कभी भी मशीन बनती है तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड हो जाता है। वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होता है? मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होती है। ठीक है, जब हमने मशीन की सर्विस करा दी तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगी। जब हमने सर्विस नहीं कराई और बहुत टाइम हो गया सर्विस कराए हुए, तो मैकेनिकल एडवांटेज घट जाएगी। बात क्लियर है? मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इससे भी सवाल आएगा, 110% सवाल आएगा कि मशीन की वेलोसिटी रेशियो चेंज होती है या नहीं चेंज होती है? नहीं होती है चेंज। मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होती है या नहीं चेंज होती है? चेंज होती है। मशीन की एफिशिएंसी कम किसकी वजह से हो जाती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और उसके अंदर जो मूविंग पार्ट है उसका वेट होता है, उसका वेट होता है। कभी भी जो केटीएम बाइक होती है, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है, वो कभी भी भारी नहीं बनाई जाती है, वो हल्की बनाई जाती है। हल्की क्यों बनाई जाती है? ताकि वो तेज चले। किसी का वेट ज्यादा है तो वो धीरे चलता है, किसी का वेट कम है तो वो तेजी से चलता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो स्पोर्ट्स बाइक होती है वो हमेशा फाइबर की बनाई जाती है, हमेशा हल्की ऐसे चीज इस्तेमाल करी जाती है जो कि कम वेट के होते हैं। ठीक है, आगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन। क्या? प्रिंसिपल ऑफ मशीन, मशीन का प्रिंसिपल। When energy is supplied to a machine by applying effort, it overcomes the load by doing some useful work on it. The point at which energy is supplied to the machine by applying effort is called the effort point. देखो effort point, देखो effort point की भी definition आएगी। effort point, point का मतलब एक कोई भी जगह, कोई भी point। तो मशीन का ऐसी जगह जहां पे हम लोग, ऐसा पॉइंट मशीन के ऊपर जहां पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफर्ट पॉइंट बोलते हैं। यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोग मशीन को एनर्जी देते हैं, हम लोग एनर्जी देते हैं। एफर्ट क्या होता है? एफर्ट तो भैया एक एनर्जी होती है। एनर्जी हम लोग पुश करते हैं। पुश कैसे करते हैं? एनर्जी लगा करके। यानी कि एनर्जी हम लोग मशीन के अंदर दे रहे होते हैं। तो जिस पॉइंट पे एनर्जी देते हैं, जिस पॉइंट पे एफर्ट लगाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं एफर्ट पॉइंट। मशीन जिस पॉइंट से लोड के ऊपर एनर्जी देता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लोड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो मशीन के अंदर हम लोग इनपुट करते हैं एनर्जी का, और मशीन क्या करती है? वो आउटपुट देती है एनर्जी का। हम लोग इनपुट कैसे करते हैं? एफर्ट के जरिए से। मशीन आउटपुट कैसे करती है? लोड। ठीक है, तो इनपुट एनर्जी। और जब कभी भी आइडियल मशीन, आइडियल मशीन का मतलब क्या होता है? एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है आइडियल। सबसे पहले आइडियल का मतलब क्या होता है और प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, ये बताओ।
कई बार पढ़ा होगा। बताओ भैया, आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का नाम सुना है कि पहली बार नाम सुना है? हमें तो ऐसा लग रहा पहली बार सुना है तुम लोगों ने नाम। नाम सुना है ना? आइडियल। आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब तो आता है ना, जिसमें कोई भी कमी ना हो, जो बिल्कुल अप टू डेट हो, जिसके अंदर कोई भी अपडेशन की जरूरत नहीं हो, जो खुद ही अपडेट वर्जन हो और उसके अंदर कोई भी अपडेट ना किया जाए, उसको बोलते हैं परफेक्ट। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, हमेशा क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो परफेक्ट के केस में, आइडियल के केस में, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। यानी कि जितनी इनपुट एनर्जी दे रहे हैं उतनी एनर्जी मशीन से आउटपुट में निकलेगी। समझ में आ गया? ये प्रिंसिपल ऑफ मशीन है। सबसे पहले आपको इनपुट एनर्जी डिफाइन करना होगा, इनपुट एनर्जी क्या होता है। फिर उसके बाद आपने डिफाइन करना है आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी क्या होता है। फिर उसके बाद लिखना है कि फॉर आइडियल मशीन या फिर फॉर परफेक्ट मशीन आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द इनपुट एनर्जी। समझ में आ गया? और जब कभी भी आइडियल मशीन की एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी हमेशा 100% आती है। 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट अगर हमने 100 जूल ऑफ एनर्जी, हमने 100 जूल ऑफ एनर्जी मशीन के अंदर लगाई, मशीन को दी, तो मशीन ने 100 जूल ऑफ एनर्जी हम लोगों को आउटपुट करी है। कोई भी लॉस नहीं हुआ है। 100% एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जितनी एनर्जी हम लोग मशीन को दे रहे हैं, मशीन उतनी ही एनर्जी निकाल रहा है। अच्छा, अगर एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब भी आपसे पूछा जाएगा कि फॉर अ मशीन द एफिशिएंसी इज 80%, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने 100 जूल ऑफ एनर्जी मशीन को हमने दी, किसको? मशीन को दी, ये इनपुट एनर्जी के तौर पर। कितनी एनर्जी दी? 100 जूल। तो मशीन ने कितनी निकाली? 100 का 80%। 100 का 80% कितना हुआ? 80 जूल। यानी कि मशीन कितनी आउटपुट देगा? 80 जूल का आउटपुट देगा। इस एफिशिएंसी 80 का मतलब ये होता है। 100 जूल हमने मशीन को दी, 20 जूल एनर्जी चली गई और हम लोगों को आउटपुट क्या मिली? 80 जूल हम लोगों को आउटपुट मिली। अच्छा, ये जो 20 जूल है ये कहां चली गई? खत्म हो गई? हाँ, यही पूछ रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 20 जूल की एनर्जी की कहां पे चली गई? मशीन को चलाने में। और कौन क्या बोल रहा है? नहीं पता। देखो भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मालूम है क्या? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मशीन जब चलती है तो वो हीट भी करती है। मशीन जब चलती है तो उसके मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन भी होता है। तो जब वो हीट करती है तो ये जो 20 जूल एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल गई, और जो ये 20 जूल एनर्जी है ये उसके फ्रिक्शन को ओवरकम करने में डिसिपेट हो गई, चली गई। तो सवाल आपका ये आएगा कि क्या मशीन में जो एनर्जी हमने अगर 100 जूल डाली, मशीन ने आउटपुट हम लोगों को करी है 80 जूल, तो क्या 20 जूल एनर्जी लॉस्ट हो गई? नहीं।
बीच जो एनर्जी क्या पूरी खत्म हो गई? नहीं, ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। किसमें? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आया? एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये चेंज होती रहती है, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी भी इसको बनाया नहीं जा सकता। तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे सवाल आएगा, एफिशिएंसी पे सवाल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक्चुअल मशीन क्या होती है? भैया एक्चुअल मशीन वो होती है कि जिसमें वह इनपुट एनर्जी इज नॉट इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी। समझ में आ गया? इनपुट एनर्जी हमेशा आउटपुट एनर्जी से ज्यादा होगी। हम लोग ज्यादा इनपुट देंगे और आउटपुट कम निकलेगा एफिशिएंसी की वजह से। मशीन ज्यादा आउटपुट देती है, बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। देखो भैया बात समझना, जैसे पिस्टन है, क्या है? पिस्टन का मतलब समझते हो? हाइड्रोलिक जैक है, वो पिस्टल है। हमने बोला है पिस्टन, हमने एन वाला बोला है, एल वाला नहीं बोला है। ठीक है, तो देखो पिस्टन किस में होता है? जैक में होता है। उसको डायग्राम बना रहे हैं, देखो ये क्या है? जैक है। ये जो चीज हमने बनाई है इसको बोलते हैं पिस्टन, और ये पूरा क्या है? हाइड्रोलिक जैक है। ठीक है, इसको यहाँ पर कहीं पर हम यहाँ पे पुश करते हैं। ठीक, देखो भैया अगर कैच कर पाओ तो कैच कर लो, ना कर पाओ तो छोड़ देना। फोर्स ये तो होता है प्रेशर, जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जब ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा? जब एरिया कम होगा। प्रेशर कम होगा जब एरिया ज़्यादा होगा। हम लोग यहाँ वाले पॉइंट पे इनपुट देते हैं, इस वाले पॉइंट का एरिया क्या है? बहुत छोटा है। ये यहाँ पर ये जो मशीन है, आपकी मशीन है, यहाँ पे ऑयल लगा होता है और इसमें मैकेनिज्म होता है। जैसे ही अपन लोग इसमें इनपुट देते हैं तो ये क्या होता है? ये ऊपर उठने लगता है। इस वाले सरफेस का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसका ओवरऑल प्रेशर कुछ होगा, इसका ओवरऑल प्रेशर कुछ होगा, ये दोनों बराबर होगा। समझ में आया? बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसका हम लोग फोर्स लगाएंगे, हम लोगों ने फोर्स लगाया, और एरिया क्योंकि बहुत छोटा है तो प्रेशर की वैल्यू बड़ी आएगी। यहां पर क्या है? यहां पर प्रेशर, ये फोर्स लगाएगा, लेकिन भैया एरिया क्या है? फोर्स तो बहुत ज्यादा लगाएगा। फोर्स कितना ज्यादा लगाएगा? जितना हमारा लोड है उस लोड के हिसाब से फोर्स लगाएगा, लेकिन उसी के हिसाब से भैया हमारा एरिया भी तो ज्यादा है, तो कुल मिलाकर प्रेशर भी इसी के बराबर आएगा, बल्कि प्रेशर इससे कम आएगा हमेशा। समझ में आ गया कि अब हमेशा इनपुट एनर्जी क्या होती है? वो ज्यादा होती है आउटपुट एनर्जी से। एक एग्जांपल समझो, बहुत अच्छे से कैच कर पाना तो कर लेना, नहीं तो इग्नोर कर देना, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, 11th में है और 12th में है प्रेशर का। देखो जब कभी भी जो सोल्जर होते हैं, क्या आर्मी, तो उनसे कहा जाता है, ये शायद तुम्हारे में है, ये है, हाँ। एक और एग्जांपल, जो कोल माइन होती है, कोल माइन का मतलब कोयले की खदान, जहां से कोयला निकलता है, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं? जमीन के अंदर सुरंगे बनाते हैं, सुरंगे बना करके फिर कोयला निकालते हैं, कोयला ऊपर ला करके रखते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है कोल माइन। जो सुरंगे होती हैं, तो जो वर्कर जो अंदर जाते हैं उनसे साफ साफ कह दिया जाता है कि आप जैसे ही सुरंग में पहुंचेंगे तो आपको जब चलना हो तो आप रेंग के चलिएगा, पैदल ना चलिएगा। कैसे? रेंग के चलिएगा, स्लाइड करके चलिएगा। ठीक है, वो चलते भी हैं, और अगर वो पैदल चलेंगे, ये जो धमाका हो जाता है कोल माइन में कि आग लग गई, वो
वर्कर की नेग्लिजेंसी की वजह से होता है। वर्कर कायदे से काम नहीं करते हैं, वो पैदल चलने लगते हैं। अच्छा भैया ये क्यों? जब वो रेंग के चलता है, यानी कि जब वो रेंग के चलता है तो रेंग के चलने पर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। Yes, sir. बॉडी वेट तो उतना ही रहेगा। बॉडी वेट 50 किलो का अगर कोई बंदा है, कोई वर्कर है, तो बॉडी वेट 50 किलो रहा, सरफेस एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। जब वो रेंग के चलेगा तो रेंग के चलने पे प्रेशर कम हो जाता है। जब वो पैदल चलेगा, पैदल में जो फुट का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, और जो उसका वेट है अभी 50 है, तो डिवाइड करने में एरिया है, प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो भैया ये टूट जाती है, इसमें आग लग जाती है। किसमें? कोयलों की खदान में। तो प्रेशर का कुल मिलाकर पूरा रोल है। समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो इस वजह से मशीन का इनपुट हमेशा ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? आउटपुट से ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। अब ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में रिलेशन? Efficiency, mechanical advantage. रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक, समझ में आया? देखो, सपोज दैट मशीन है हमारे पास। क्या है? मशीन है। उस मशीन पे अपन लोगों ने काम किया। ठीक, क्या किया? काम किया। काम करने को बोलेंगे, उस मशीन पे काम किया। काम कैसे करेंगे? एफर्ट से करेंगे। जब काम करेंगे, काम भी तो एक भैया एक एनर्जी होती है। वर्क इज ऑल्सो अ एनर्जी। तो यानी कि हम लोग उसके अंदर इनपुट एनर्जी देंगे। इनपुट एनर्जी क्या होगी? हमारा वर्क इनपुट होगा। वर्क इनपुट ही तो होगा हमारी इनपुट एनर्जी। और वर्क को हम कैसे निकालते हैं? वर्क को हम लोग कैसे निकालते हैं? इनपुट एनर्जी क्या होगी? वर्क इनपुट होगा। पहली बात तो ये समझ में आई। वर्क को कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग फोर्स कितना लगाएंगे मशीन के ऊपर? एफर्ट लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी ऑफ ई होगा। ठीक है। इसी तरीके से आउटपुट एनर्जी क्या हो जाएगी? वर्क आउटपुट हो जाएगा। और वर्क आउटपुट यानी कि वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आउटपुट में फोर्स क्या होगा? लोड होगा। लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बाय डेफिनेशन एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100। वर्क आउटपुट अभी हम लोगों ने क्या निकाला है? वर्क आउटपुट लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन वर्क इनपुट क्या निकाला है? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू 100। लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। शाबाश। इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। गलत। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है। ये यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा है, इसी वजह से 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। फिर उसके बाद इनटू 100, और ये आपका ईटा बैठा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे? ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये किसके बीच में रिलेशन हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। जब कभी भी मशीन बन जाती है, जब कभी भी मशीन
बन जाती है तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है। चेंज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो भैया एफिशिएंसी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर डिपेंड होती है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा तो एफिशिएंसी भी ज्यादा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज कम तो एफिशिएंसी भी कम। ये आपका क्या होता है, ये आपका फिक्स्ड होता है वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, आगे। तो भैया आइडियल मशीन के लिए, आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होता है। एफिशिएंसी की वैल्यू होती है 100 भैया। फॉर आइडियल, ये हमने क्या निकाला, ईटा इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ईटा इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 फॉर आइडियल मशीन। आइडियल मशीन के लिए ईटा की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो इसमें जब हम लोग 100 की वैल्यू पुट करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये से ये चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो आइडियल मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होगी, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होगी। या फिर आइडियल मशीन के लिए ये भी बोल सकते हैं कि भैया वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू वर्क इनपुट। समझ में आया कि नहीं। हम लोगों ने बात कर ली आइडियल मशीन के लिए, लेकिन हम लोग आइडियल मशीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, बात पहले करते हैं उसके लिए। हम लोग कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं, नॉन आइडियल मशीन, यानी कि प्रैक्टिकल मशीन। तो भैया उसके लिए भी बात करनी है अपन लोगों को। उसके लिए क्या है बात भैया, फॉर प्रैक्टिकल मशीन, फॉर प्रैक्टिकल मशीन ईटा की वैल्यू ऑलवेज लेसर देन 100 होती है। अच्छा देखे कौन रिलेशन निकाल पाता है। प्रैक्टिकल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज बड़ी होगी या वेलोसिटी रेशियो बड़ा होगा, ये बताओ, देखे कौन बताता। प्रैक्टिकल मशीन के लिए देखो हम लोगों ने आइडियल मशीन के लिए क्या निकाल दिया, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। कैसे निकाला, ईटा की वैल्यू 100 रख के। अब प्रैक्टिकल मशीन के लिए ईटा की वैल्यू होती है लेसर देन 100। तो अब ये बताओ मैकेनिकल एडवांटेज बड़ी होगी वेलोसिटी रेशियो से या मैकेनिकल एडवांटेज छोटी होगी वेलोसिटी रेशियो से, प्रैक्टिकल मशीन के लिए बताओ। देखो भैया इसको और आसान कर देते हैं, एफिशिएंसी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ईटा की वैल्यू इज लेसर देन 100। अब बताओ कौन कम होगा कौन बड़ा होगा, हमें बहुड़म दास। ये है 100, नीचे 100 है, ऊपर क्या है 100 से छोटा है, नीचे मतलब ज्यादा ऊपर मतलब कम। ये उल्टा बोल रहे थे, तुम्हें नहीं बोला, तो तुम्हें नहीं बोला फिर। तो वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज। भैया यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे बड़ी वैल्यू है 100 और ऊपर क्या है 100 से छोटी वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली मैकेनिकल एडवांटेज क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा है तो न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी और वेलोसिटी ऊपर होगा तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगी, दोनों बराबर होगा। क्यों, आइडियल के केस में वही तो करा, आइडियल के केस में ये 100 नीचे आ जाएगा आइडियल के केस में, तब दोनों 1 आ जाएगा, यानी कि 100 अपॉन 100 और 100 अपॉन 100 का वैल्यू 1। 1 का मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो, तभी तो 1 आएगा, उसमें कम है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अगर लीवर आ रहा है एक बार पूछ लेना तो लीवर ही पढ़ा देंगे। आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं खुद से, लीवर वाले छोड़ करके।
बाकी सारे करने हैं। और तकरीबन सर बहुत सारे लीवर ही हैं, भर के दे देते हैं। तकरीबन मतलब कुल मिलाकर सारे जो न्यूमेरिकल है वो लीवर के ही हैं लगभग।